बिहार में हूं आपके साथ अली मतर। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। बड़ी खबर इस वक्त आरा से है, जहां आज मॉर्निंग वॉक पर निकले बालू कारोबारी को गोलियों से भून दिया गया। बताया जा रहा है कि बाइक सवार अपराधियों ने युवक का पीछा किया और गोलियों की बौछार कर दी। लोग उसे अस्पताल की ओर ले भागे, लेकिन युवक ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। बताया यह जा रहा है कि कारोबारी को काफी करीब से 5 गोली मारी गई है। एक गोली दाईं ओर कनपट्टी में, दूसरी गोली बाईं ओर सीने में और तीसरी गोली सीने से नीचे और नाभि से ऊपर के बीच में और बाएं हाथ में 2 गोलियां मारी गई हैं। घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। युवक पेशे से बालू कारोबारी है और ठेकेदारी का भी काम करता था। घटना की सूचना मिलते ही टाउन थाना इंचार्ज शंभू कुमार भगत पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की छानबीन में जुट गए हैं। ये कहां से आ रहे थे? टहल के आ रहे थे हम लोग, तो देखबे किए आए तो मतलब जब गिरा था पल्सर वाला 3 गो भाग गया था। उसी समय में हम लोग देखे तो अपना उठा के लाए। क्या काम करते हैं? व्यवसायी हैं, क्या ठेकेदार उदार के काम कराते हैं। पहले से कोई मैंने दुश्मनी तो ना ऐसा दुश्मनी का। और अभिनव जुड़े हुए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। अभिनव, आपसे जानना चाहेंगे, क्या माना जाए, अपराधी क्या इतने बेखौफ हो गए हैं जो सुबह सुबह इस तरह से घटना को अंजाम देते हैं और एक शख्स को 5 गोलियां दागते हैं? बिल्कुल, ये अली सुबह की घटना है, जब ये जो ठेकेदार था अपने घर से अपने साइड की तरफ जो ठेकेदारी जहाँ हो रहा था वहाँ पे निकले थे और मॉर्निंग वॉक करने के बाद अपने साइड पे जा रहे थे। उसी दौरान पल्सर बाइक पे 3 की संख्या में बाइक सवार अपराधी थे, हथियार लिए हुए थे। बताया जाता है कि जो तीनों अपराधी थे वो हथियार लिए हुए थे और ताबड़तोड़ जैसे ही जो पौष इलाका से गुजरा और जहाँ सन्नाटा मिला तो वहां पर ताबड़तोड़ ठेकेदार पर फायरिंग करना शुरू कर दी, जिसमें फायरिंग की घटना में ठेकेदार को 5 गोली लगती है, जिसमें घटनास्थल पे उसकी मौत हो जाती है। परिवार ने आनंद फानंद में जब निजी अस्पताल में लाते थे वहां मृतक डॉक्टर ने मृत घोषित कर देते ठेकेदार को, जिसको लेकर पुलिस घटनास्थल पे पहुंचती है, छानबीन की जा रही है और जो इलाके में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है उसकी भी छानबीन की जा रही है। जी, पुलिस क्या कह रही है? बिल्कुल, अभी तक पुलिस या कोई परिवार की तरफ से कोई बयान ऐसा नहीं आया कि पूर्व से या पूर्व में कोई धमकी दिया गया था या पूर्व में कोई इनसे दुश्मनी थी, क्योंकि ये बालू का काम करते थे, ठेकेदारी का काम कराते थे, जिस लेकर आपसी विवाद का भी बात सामने भी आ रही है। जी चलिए अभिनय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और इस वक्त दरभंगा ब्लास्ट से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, इमरान मलिक और नासिर को दिल्ली ले गई है एनआईए। कल फ्लाइट से दिल्ली लेकर गई एनआईए की टीम। दिल्ली स्थित एनआईए मुख्यालय में दोनों से पूछताछ होगी। तो बड़ी खबर, हैदराबाद से गिरफ्तार किए गए इमरान मलिक और नासिर को अब पटना एनआईए कोर्ट में पेशी के बाद से एनआईए की टीम फ्लाइट से दिल्ली लेकर जा चुकी है, जहां पर एनआईए मुख्यालय में इन दोनों से पूछताछ होगी। तो दरभंगा ब्लास्ट का साजिश रचने वाले अब एनआईए के हत्थे चढ़ चुके हैं। उम्मीद है कि जल्द पूरा सच सामने आएगा। 2 दिनों में 4 संदिग्ध में से 3 की रिमांड मिल चुकी है, लेकिन सलीम जो सबसे बड़ा साजिश करता है, बीमार होने की वजह से उसकी रिमांड नहीं मिल सकी। हालांकि पूछताछ के पहले दिन एनआईए के सामने नासिर ने जो खुलासा किया है वो होश उड़ाने वाला है। बुजुर्ग सा दिखने वाला, गमछे से चेहरा छुपाता ये शख्स कोई मामूली नहीं है, बल्कि ये वो शख्स है जिसने हजारों लोगों की जान लेने की साजिश रची थी, जिसे अंजाम तक पहुंचाने में कैराना से गिरफ्तार कफील और हैदराबाद से गिरफ्तार नासिर और इमरान ने मदद की थी। लेकिन एक चूक ने नापाक मंसूबों पर पानी फेर दिया और एनआईए के हत्थे चढ़ गए ये 4 गुनाहगार। नासिर और इमरान के बाद संदिग्ध आतंकी सलीम और कफील को एनआईए कोर्ट में पेश किया गया, जहां से कफील को 6 दिनों के लिए रिमांड पर भेज दिया गया, जबकि सलीम को बीमारी की वजह से रिमांड नहीं मिल सकी। उसे फिलहाल जुडिशियल कस्टडी में जेल भेज दिया गया है।
इमरान और नासिर को एनआईए ने आज से रिमांड पर ले लिया है। कफील और सलीम की पेशी आज एनआईए कोर्ट में हो गई। पेशी के दौरान एनआईए के वकील ने इन दोनों को रिमांड पर देने की मांग जो है वो न्यायाधीश के समक्ष रखा, लेकिन न्यायाधीश ने सिर्फ कफील को 6 दिनों के लिए रिमांड पे एनआईए को सुपुर्द किया। जबकि बात सलीम की करें तो सलीम जो है वो मेडिकली तौर पे अभी फिट नहीं है। इसकी वजह से जो है वो सलीम को बेऊर जेल न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। नासिर से पूछताछ में जो खुलासा हुआ है वो होश उड़ाने वाला है। एनआईए के हत्थे चढ़े नासिर ने पूछताछ में ये खुलासा किया है। सिकंदराबाद दरभंगा ट्रेन में बड़े धमाके की साजिश, पूरे ट्रेन को उड़ाने की साजिश रची गई थी। नाइट्रिक और सल्फ्यूरिक एसिड से बम बनाया गया था। दोनों केमिकल के बीच एक पेपर रखना था। हार्डबोर्ड की वजह से दोनों केमिकल के मिलने में देर हो गई। देरी की वजह से चलती ट्रेन में ब्लास्ट नहीं हो सका। बम को काजीपेट में ब्लास्ट होना था। प्लान के तहत काजीपेट और रामागुंडम स्टेशन के बीच धमाके की साजिश थी। दरभंगा ब्लास्ट के 16 दिनों बाद ये तो साफ हो चुका है कि धमाके की मंशा क्या थी और उसका रिमोट पाकिस्तान में था। लेकिन ये जानना भी जरूरी है कि अभी और कितने आतंकी पाकिस्तान जा चुके हैं और कितने चेहरे ऐसे हैं जो लश्कर के संपर्क में हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ संजय कुमार की रिपोर्ट। सासाराम के करगहन में 27 जून को हुए भोला प्रजापति के हत्यारों की अब तक गिरफ्तारी नहीं होने से ग्रामीण गुस्से में हैं। ग्रामीणों का कहना है कि नामजद एफआईआर दर्ज होने के बावजूद अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए प्रजापति समन्वय समिति ने साफ कहा है कि अगर जल्द ही अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होती तो प्रजापति समाज सड़क पर उतरेगा। पापा हमारे गए छुड़ाने के लिए, उसी में क्या काम किया दिनेश सिंह, उमेश सिंह के छोट भाई है, और दिनेश सिंह का काम किया ना, ले के पापा गोली मार दिया। प्रशासन को भी मैं चुनौतीपूर्ण आगाज करता हूं कि आप लोगों ने अभी तक जो गिरफ्तारी नहीं किए हैं, अपराधी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करें, नहीं तो मेरा संगठन बहुत बड़ा आंदोलन की कहीं ना कहीं नींव रखने जा रही है। गया में एक युवक की जहर खाने से मौत हो गई है। मामला राणापुर गांव का है। 2 दिन पहले मृतक दीपक अपनी पत्नी को लेने ससुराल आया था, जहां उसकी मौत हो गई। मौत के बाद दीपक के परिजनों ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है, जिसके बाद पुलिस ने मृतक के साले को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। रात हमको 1:53 में मोबाइल से बेटा फोन किया कि पिताजी हमको खाना में दे दिया है जहर। ये भी हो गए, वो पॉइजन खा लिए थे अपने से फूड से। कहाँ खाए? चाकन में। लोग कहाँ गए थे? आपके घर? मेरे घर पे। अगली खबर कटिहार से है, जहां प्राणपुर थाना के रहार गांव में महिला और पुरुष की खूंटे से बांधकर पिटाई का मामला सामने आया है। गांव के लोगों ने अवैध संबंध के आरोप में दोनों की बेरहमी से पिटाई के साथ ही पंचायत लगाकर 25,000 रुपए जुर्माना भी वसूला है, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने महिला के बयान पर 16 नामजद और 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। प्राणपुर थाना अंतर्गत राहर गांव में इस तरह की वीडियो वायरल की हम लोग को सूचना आई थी। उसके बाद मेरे द्वारा थाना अध्यक्ष को निर्देश दिया गया था, और निर्देश के आधार पर उस जो महिला पीड़िता थी उसका पहचान कर उससे हम लोगों ने संपर्क कर उसके लिखित आवेदन पर कुल 16 नामजद और 25 अज्ञात के विरुद्ध कांड दर्ज की गई है। और इसमें रंगदारी का भी की गई है, चूंकि इन लोगों के द्वारा जबरन जुर्माना के रूप में पैसे वसूल की गई थी, और इस संबंध में हम लोग शीघ्र ही इसमें गिरफ्तार भी करेंगे। बिहार की सियासत में इस वक्त कई तरह की बातें चल रही हैं। तेजस्वी लगातार सरकार पर हमलावर हैं और सरकार को लेकर सीधा हमला कर रहे हैं। न्यूज़ 18 के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में
तेजस्वी ने मौजूदा नीतीश सरकार को गिरी हुई सरकार बता दिया, साथ ही एक बार फिर सरकार गिरने का दावा किया है। अब आप देखिएगा, जदयू के विधायक बोलते हैं कि हमको एसपी से जाने का खतरा है। बीजेपी विधायक कहते हैं कि बीजेपी के मंत्री जो हैं बिना पैसा लिए ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं करते हैं। मंत्री ने क्या क्या आरोप लगा दिया सीएम उनके अधिकारियों पर, अब ये किसी से छुपा नहीं है। नहीं, तो पब्लिक डोमेन की चीज है, ये किसी से छुपा नहीं है। तो ये तो गिरी हुई सरकार, निकम्मी सरकार है, और गिरी हुई सरकार का गिरना तय है। तेजस्वी ने चिराग पासवान और एलजेपी को लेकर भी बेबाकी से जवाब दिया और एलजेपी में टूट की वजह के पीछे भी नीतीश कुमार को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। जिस तरह से एलजेपी में टूट हुई, दो अलग अलग गुट बन गया, और अभी एक जो विरासत है रामविलास पासवान जी, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी बड़े नेता रहे, उनके विरासत को लेकर बड़ी लड़ाई चल रही है। आप भी मना रहे हैं, चिराग भी मना रहे हैं, पारस जी भी मना रहे हैं। देखिए, आदरणीय रामविलास पासवान जी, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी से हमारे पिता का रिश्ता शुरू से ही जो है काफ़ी अच्छा रहा। हालांकि पॉलिटिकली क्या होता है नहीं होता उस पर हम नहीं जाना चाहते, लेकिन ये जो भी इंसिडेंट अभी हाल फिलहाल के दिनों में जो देखा गया, जो घर में आग लगाने की कोशिश की गई, इसमें बिहार की जनता सब जानती कब कैसे कौन क्या किया। पासवान जी के साथ या लोजपा में जो भी हुआ वो गलत हुआ। चिराग पासवान जी अध्यक्ष थे, रामविलास जी के रहते हुए में वो बन गए थे, तो साफ तौर पे पार्टी किसकी है इसमें किसी का कोई संदेह नहीं होना चाहिए। आपकी पार्टी की तरफ हमारा चिराग पासवान जी को विषय कि लीगल बैटल जो भी होगा पार्टी का उसमें निकल के आए, लेकिन उनको अब रास्ता तय करना पड़ेगा, वेदर ही विल गो विद बंच ऑफ थॉट्स और वेदर ही विल गो विद कॉन्स्टिट्यूशन। और तेजस्वी के बयानों पर जेडीयू की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह और जेडीयू नेता नीरज ने तेजस्वी पर तीखा प्रहार किया है। आरोप लगाने से कोई किसी को रोक नहीं सकता, और केवल यह घटना नहीं है, पहले भी कुछ वक्तव्य आए हैं विपक्षी दल के नेताओं का, जो ऐसा है कि तर्कहीन आरोप होता है। आज जब व्यक्ति तय कर ले कि किसी भी व्यक्ति में हम निगेटिव देखने का प्रयास करेंगे तो निगेटिव ही सोचेगा। दूसरी बात, एक बात बहुत महत्वपूर्ण है इस संबंध में कहते हैं, विरोधी दल के नेता तो यदि बोलते हैं तो उसको बात समझ में आते हैं कि उनको कुछ न कुछ दोष ही खोजना है, मेरिट नहीं खोजना। एक दुर्घटना का शिकार है राष्ट्रीय जनता दल, इसलिए स्वाभाविक है जो उपलब्धियों के नाम पर तो कुछ भी नहीं है, तो वह लालूवाद को एक विचारधारा मानते हैं। लोहिया जी का समाजवाद उनके लिए चूंकि वंशवाद में, भ्रष्टाचार में वो फिटेस्ट केस नहीं बैठता है, इसलिए आरोप लगाते रहें, हम अपना काम करते रहेंगे। खबरें लगातार जारी हैं, जल्द लौटते हैं। मोतिहारी में नदी के कटाव में एक इमारत जमींदोज हो गई। महज 18 सेकंड में ईंट का मकान नदी में समा गया। यह तस्वीर सुगौली के भवानीपुर पंचायत के उत्तरी छपरा बहास की है। लगातार बारिश के कारण पूर्वी चंपारण की सभी नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। सुगौली से गुजरने वाली सिकरहना नदी में आए दिन दर्जनों लोगों का घर इस नदी के तेज धार में प्रवाहित हो जा रहा है और लोग बेघर हो जा रहे हैं। भारी बारिश के चलते मधुबनी में कमला नदी पूरे उफान पर है। जल संसाधन विभाग के मुताबिक जयनगर में कमला नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। हालात को देखते ही प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट पर है। तटबंधों की लगातार निगरानी की जा रही है।
स्थिति की गंभीरता को देखते हुए एसडीएम ने अधिकारियों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक की और सभी तैयारियां पूरी होने का दावा भी किया। उधर जयनगर प्रखंड के प्रमुख ने कहा है कि प्रशासन के साथ स्थानीय जनप्रतिनिधियों और युवाओं की टीम फ्लड फाइटिंग के लिए पूरी तरह से तैयार है। हमारे चेयरमैन साहब, प्रमुख साहब, वार्ड पार्षद को बुलाया गया था ताकि वहाँ उनका अपना जो लोकल समस्या है कि कहाँ बाढ़ का समस्या है, क्या वर्षा का जल जमाव का समस्या है, उसका समीक्षा किया जा सके और उस पर उनसे सलाह लेकर के उस पर यथाशीघ्र कार्रवाई किया जा सके ताकि बाढ़ के समय होने वाली क्षति को कम किया जा सके। प्रशासन अलर्ट है, तैयार है। अब जब ढूंढेंगे, अगर जरूरत पड़ेगी तो रात में हो दिन में हो पहुँच जाएंगे, क्योंकि पूरी एडमिनिस्ट्रेशन की टीम लगी हुई है इसमें और साथ में जितने भी जनप्रतिनिधि वो भी लगे हुए हैं। अभी हम आए हैं इस्लामपुर में, स्थिति देख ही रहे हैं। एसडीओ मैम को भी हमने उनको खबर कर दिया है कि स्थिति ऐसा बना हुआ है। उन्होंने अभी जो भी शेल्टर बनेंगे शरण लेने के लिए लोगों का, वो सारा लिस्ट मेरे पास आ चुका है। लोगों को हम बता देंगे कि अगर जरूरत पड़ने पर कहाँ जाना है, कैसे करना है, क्या करना है। बगहा में गंडक नदी के जल स्तर में लगातार वृद्धि हो रही है। नेपाल और वाल्मीकि नगर में लगातार हो रही बारिश के कारण पहाड़ी नदियां पहले से ही तबाही मचा रही हैं। ऐसे में गंडक नदी का जल स्तर भी बढ़ता जा रहा है, जिससे नदी के आसपास के गांव में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है, जिसे देखते हुए जल संसाधन विभाग ने अलर्ट जारी किया है। गंडक बराज का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता मुन्ना राज ने। आप देख रहे हैं कि ये नेपाल से आ रही गंडक नदी है, जिसके जलस्तर में लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है और लगातार जो नेपाल से जलस्तर में वृद्धि दर्ज होने के साथ ही गंडक बराज पर जलस्तर में भारी वृद्धि दर्ज की गई है। गंडक का जलस्तर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 2,90,000 क्यूसेक को पार कर गया है। तो ऐसे में बढ़ रहा गंडक नदी का जलस्तर धीरे धीरे निचले इलाकों में पहुंचेगा और बाढ़ की एक बड़ी तबाही को लेकर सामने आगे बढ़ेगा। तो गंडक नदी का बढ़ रहा जलस्तर पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण के साथ ही गोपालगंज और छपरा के तमाम इलाकों में तबाही का मंजर लेकर आगे बढ़ सकता है। मुन्ना राज, न्यूज 18, गंडक बराज, वाल्मीकि नगर। पूर्वी चंपारण में लगातार 3 दिनों से बारिश हो रही है, जिसके कारण बूढ़ी गंडक नदी के साथ उसकी सहायक नदियां भी उफान पर हैं, जिससे सुगौली और बंजरिया प्रखंड एक बार फिर से बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। क्षेत्रों में पानी काफी तेजी से फैल रहा है। सड़कों पर पानी के तेज बहाव के कारण सड़क संपर्क टूट गया है। कई लोगों ने अपना घर छोड़कर ऊंचे स्थान पर शरण लिया है। पूरा जो है इधर पानी से डूब चुका है। ये झीली गांव है और यहाँ पे लगभग फसल सभी खेत में मतलब लग चुका था। ये पानी का ना सब नुकसान हो जाएगा, मतलब पूरा इसमें गल ही जाएगा। कितने एकड़ में यहाँ पे फसल लगा? लगभग ये इधर पकड़ी और भंडार को जितना भी छोटे छोटे गाँव सभी को इधर नुकसान होगा। लगभग सबको नुकसान होना, सभी गाँव का फसल क्षति हो जाएगा। अभी जो हम लोग खड़ा है, अभी पदमगेर रोड पे है, हाई स्कूल से जो रोड निकलता है, यहाँ पर पानी जो है लगभग 1-1.5 घंटा से कंटिन्यू बढ़ रहा है। इधर जितना फसल सब है सब जो है सब बर्बाद हो गया है। जमुई में निजी अस्पतालों की लापरवाही सामने आई है। क्यूल नदी के पास मेडिकल वेस्ट लावारिस हालत में फेंका हुआ है। मेडिकल कचरे को सही तरीके से निरस्त नहीं कर खुले में फेंक दिया गया है, जिससे जानवरों में और आसपास के लोगों में संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। अस्पतालों की इस लापरवाही का जायजा लिया हमारे सहयोगी केसी कुंदन ने। अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों पे जो सामान, जो नीडल यूज होते हैं या सिरिंज के नीडल या सिरिंज होते हैं, रूल है, नियम है कि उसको डिकम्पोज करके उसको नष्ट कर देना है। लेकिन लापरवाही किस तरह से है वो सामने है। जमुई शहर के दूसरे तरफ जो क्यूल नदी का दूसरा तरफ है और सिकरिया गांव है, वहाँ पर नदी के किनारे देख सकते हैं कि किस हालात में और किस तरह से हजारों की संख्या में यूज किया हुआ नीडल है, सिरिंज है या नीडल है या फिर ऐसी चीज़ें हैं जिससे नुकसान हो सकता है, फेंका जा रहा है और इसको मनाही नहीं किया जा रहा है, रोका नहीं जा रहा है। जहां इसको डिकम्पोज करना चाहिए था उसको इसी तरह से खुले में फेंक दिया जा रहा है। ये सब हम करीब 15 दिन से देख रहे हैं सर, और हम देखे हैं तो हम लोगों का जो गाय भैंस बकरियां उकरियां सब चरने के लिए आता है, किसी के पैर उर में पड़ गया, गाय जो चारा के साथ वो मुँह में ले लेगा तो बहुत परेशानी होगी।
और अगली खबर सीवान से है, जहां स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही सामने आई है। महाराजगंज पीएचसी के पूर्व चिकित्सा प्रभारी की मौत हो चुकी है, लेकिन फिर भी स्थानांतरण का मामला सामने आया है। प्रभारी राजेश्वर प्रसाद सिन्हा की 6 मई को कोरोना से मौत हो गई थी, जिसके बावजूद स्वास्थ्य विभाग ने उनके स्थानांतरण का पत्र जारी किया है। बांका में 18 मार्च को खेत से चना चोरी के आरोप में एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई थी। मामले को लेकर मृतक के परिजनों ने बाड़ाहाट थाने में मामला दर्ज कराया था, जिसके बाद एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। 5 आरोपी फरार चल रहे हैं। पुलिस ने फरार आरोपियों के घर की कुर्की वारंट जारी की है, जिसे लेकर आरोपियों ने मृतक के परिजनों को केस उठाने की धमकी भी दी है, जिससे परिवार के लोग दहशत में हैं। खबरें लगातार जारी हैं। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार।